इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के बारे में। हमारे यहाँ हुआ क्या करता था कि सीआरपीसी 1898 हुआ करती थी। इसमें 565 धाराएं, 5 अनुसूचियाँ और 36 अध्याय हुआ करते थे। 46 अध्याय हुआ करते थे। लेकिन हमारी नई सीआरपीसी 1973 में बनी। इसमें 484 धाराएं, 2 अनुसूचियाँ और 37 अध्यायों में विभक्त है। 484 धाराएं हो गई और 2 अनुसूचियाँ। 2 अनुसूचियों में क्या दिया गया है? पहले में ये दिया गया है कौन सा अपराध जमानती है, कौन सा अजमानती है। और दूसरी अनुसूची में प्रारूप वर्णित है कि समन का प्रारूप, वारंट का प्रारूप आदि वगैरह। और अध्याय कितने हैं? 37। ठीक, ये किस विषय में आता है? ये तो ये समवर्ती सूची का विषय है, अर्थात इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों परिवर्तित कर सकते हैं। 25 जनवरी 1974 को नई सीआरपीसी में राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर हुए और 1 अप्रैल 1974 को नई सीआरपीसी लागू हो गई, जैसे हम लोग सीआरपीसी 1973 कहते हैं। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी, न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग करना था, एक आवश्यकता। और क्या पहले क्या हुआ करता था? न्यायाधीश प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग भी हुआ करते थे। उस पद को समाप्त कर दिया गया और न्यायाधीश की शक्तियों में बढ़ोतरी कर दी गई। और क्या हुआ करता था कि जैसे मान लीजिए कोई हत्या का अपराधी है तो उसी को केवल विधिक सहायता मिलती थी, उसको हटा के अब क्या कर दिया गया? सेशन मामले में कोई भी सेशन मामला होगा तो उसमें विधिक सहायता सरकार दे देगी अभियुक्त को। इसी तरह छोटे छोटे और भी सुधार किए गए। कुल मिला के सीआरपीसी 1973 का मुख्य उद्देश्य ये था कि प्रक्रिया को फास्ट करना है, तीव्र करना है। एक में क्या दिया है आपको पता ही रहता है, संक्षिप्त नाम और विस्तार ये दे दिया गया है। और इसमें अब क्या है, जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गई है, लेकिन नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों में कुछ ही अध्याय लागू हैं। 8 है, 10 11 यही अध्याय केवल लागू हैं। सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लास है। ध्यान कर लिया जाए, इस क्लास से एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसमें क्या है, परिभाषा में 25 पॉइंट है। अब 25 पॉइंट को याद कैसे रखा जाए? तो 25 को हम करते क्या है, 5-5 के भागों में बांट लो आप, और उसके बाद फिर तैयार कर लो, और मेरे ख्याल से फिर आपको तैयार हो जाएगा। पहले 5 में क्या कर लिए, चाहे ABCD कर लें, चाहे क ख ग कर लें, और चाहे 1 2 3 4 5 कर लें। 5-5 के भागों में आप याद करें। पहले में क्या हो गया भाई, जमानती, फिर आरोप, फिर संज्ञेय, फिर परिवाद और फिर उच्च न्यायालय। ठीक, पहले 5 हो गए। दूसरे में क्या हो गया, भारत, फिर जांच, अन्वेषण, न्यायिक कार्यवाही, स्थानीय अधिकारिता। ये 5 हो गए। अब अगले 5 में क्या करेंगे आप, महानगर, असंज्ञेय, अधिसूचना, अपराध और थाने का भारसाधक अधिकारी। 15 हो गए। स्थान, प्लीडर, पुलिस रिपोर्ट, पुलिस थाना और इसके बाद विहित। ठीक है, मतलब क्या, प्लेस, प्लीडर, पुलिस रिपोर्ट, पुलिस थाना और विहित हो गया। ये आपके 20 हो गए। लोक अभियोजक, उपखंड मामला, समन मामला। समन के साथ ही ध्यान कर लीजिएगा, फिर WA पीड़ित व्यक्ति आ जाता है, वारंट मामला, और लास्ट में ऐसा कोई परिभाषा जो सीआरपीसी में वर्णित नहीं है और आईपीसी में वर्णित है, शब्दावली वही प्रयोग होगी। एक बार क्रम से हम फिर बोल दे रहे हैं। अब इसमें 1 2 3 4 नहीं बोलेंगे। क्या हो गया, जमानती अपराध, फिर आरोप हो गया, फिर संज्ञेय, परिवाद, उच्च न्यायालय, भारत, जांच, अन्वेषण, न्यायिक कार्यवाही, स्थानीय अधिकारिता, महानगर, उसके बाद आ गया आपका असंज्ञेय अपराध, अधिसूचना, महानगर के बाद असंज्ञेय, अधिसूचना, अपराध और थाने का भारसाधक अधिकारी, प्लेस, स्थान, प्लीडर, पुलिस रिपोर्ट, पुलिस थाना, विहित, लोक अभियोजक, उपखंड मामला, समन मामला। समन मामले के साथ ही WA में आपका पीड़ित व्यक्ति हो गया, फिर वारंट मामला और ऐसी शब्दावली जो सीआरपीसी में नहीं वर्णित है, आईपीसी में वर्णित है, उसके बारे में दे दिया गया है। अब यहाँ शुरू करते हैं 2 से। जमानती अपराध कौन सा है? जमानती अपराध वो अपराध है जिसे प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दर्शाया गया है, या अन्य विधि के अनुसार उसे जमानती बनाया गया है, या कह सकते हो अजमानती अपराध से कोई भिन्न अपराध।
ये कैसे और कैसे डिफाइन किया जाए? तो एक सीधी शब्दावली में दिया है, ध्यान कर लीजिए। जिस मामले में सज़ा 3 साल से कम है वो जमानती अपराध है, जिसमें सज़ा 3 साल से ऊपर है वो अजमानती अपराध है। जमानती अपराध का मतलब ये है कि यदि जमानतगीर अपनी जमानत देने को तैयार है तो न्यायालय उसे जमानत देगा ही, वो हक से जमानत ले लेगा। और अजमानती में है कि ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर है कि जमानत दे या ना दे। ये जमानती में। आरोप में क्या है? आरोप की जब एक से अधिक शीर्ष हो या आरोप का कोई शीर्ष हो। आरोप का मतलब ये है कि दूसरी पार्टी को ये पता चल जाए कि उस पर एलिगेशन क्या है। ठीक भाई। संज्ञेय अपराध क्या है? संज्ञेय अपराध से कोई ऐसा अपराध अभिप्रेत है, संज्ञेय मामले से कोई ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, वो संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध में भी यही है, जिसमें सजा 3 साल से ऊपर है वो संज्ञेय अपराध है, जिसमें सजा 3 साल से कम है असंज्ञेय अपराध है। बस यही चीज़ और जान लीजिए। वारंट मामला क्या होता है? जिसमें सजा 2 साल तक है वो समन मामला है, जिसमें सजा 2 साल से अधिक है वो वारंट मामला है। यहाँ उसको अलग रखिएगा। संज्ञेय में क्या है? जो जिस मामले में सजा 3 साल से ऊपर है वो संज्ञेय अपराध, जिसमें कम है 3 साल से वो असंज्ञेय अपराध। इसको अलग कर लीजिए। समन मामला क्या है? जिसमें सजा 2 साल तक है वो समन मामला है, जिसमें 2 साल से ऊपर है वो वारंट मामला है। यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन होता है समन मामले में और वारंट मामले में लेके। ठीक, ये हो गया। परिवाद में क्या है? मतलब कोई भी ऐसा कथन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से, मजिस्ट्रेट द्वारा इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से लिखित या मौखिक कथन अभिप्रेत है। कोई व्यक्ति जिसने अपराध किया हो, ज्ञात हो या अज्ञात हो, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन होता क्या है, जैसे मामला पुलिस अधिकारी है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है संज्ञेय मामले का, बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला ये तो असंज्ञेय मामला है, तब फिर पुलिस परिवाद दर्ज करती है तो पुलिस को परिवादी माना जाता है। ये परिवाद हो गया। फिर उच्च न्यायालय हो गया, भारत। जांच भी आती है, ध्यान करिए। जांच में क्या है? विचारण से भिन्न कोई भी जांच जो मजिस्ट्रेट और न्यायालय द्वारा की जाती है उसे जांच कहते हैं। और ध्यान कर लीजिए, विचारण परिभाषित नहीं है परिभाषा में। जांच का मतलब ये होता है कि कोई बात सही है या गलत है दोषी सिद्ध करना नहीं होता है, वो जांच होती है। जैसे मान लीजिए कि महिला ने अपने पति से कंपनसेशन मांगा भरण पोषण की, पति 20,000 कमाते हैं, वो कह रहा हम एक भी नहीं कमाते हैं। इस बात की जांच चल रही है यार ये कितना कमाते हैं, जितना तय हो जाएगा उतना हो जाएगा। विचारण परिभाषा में परिभाषित नहीं है। विचारण का मतलब होता है या तो वो दोष मुक्त होगा या तो दोष सिद्ध होगा। और इसमें क्या है? अन्वेषण सदैव, अन्वेषण का मतलब ये होता है कि पुलिस अधिकारी जो संज्ञेय अपराध की जो इन्वेस्टिगेशन करता है वो तथ्यों को इकट्ठा करता है। ये किसमें नहीं माना जाएगा? ये न्यायिक कार्रवाई नहीं मानी जाएगी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, जांच और विचारण कौन करता है? तो न्यायालय का काम करता है। तो जांच, विचारण और अन्वेषण में अंतर भी पूछ लिया जाता है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं तो जैसे महानगर हो गया, स्थानीय अधिकार, अन्वेषण के बाद न्यायिक कार्रवाई, स्थानीय अधिकारिता हो गया, महानगर हो गया, असंज्ञेय मामले दे दिए गए हैं, अधिसूचना हो गया, अपराध हो गया, पहले अधिसूचना हो गया, फिर अपराध हो गया, और फिर थाने का भार अधिकारी। इस तरह करके हम लोग फिर पढ़ते चले जाते हैं। और इसमें जो लास्ट में है WA करके है, पीड़ित व्यक्ति है, वो आपको ध्यान देना है। इस तरह करके ये सेक्शन 1 से लेके दूसरा ही है, 3 में डिफाइन किया गया है परिभाषाओं की। 3 में तो क्या चीज़ दी गई जरा देख लेते हैं, ध्यान नहीं आ रहा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन नहीं है। निर्देशों का अर्थ लगाना है। 3 में क्या दिया है? निर्देशों का अर्थ लगाना। मतलब इस पुस्तक में जहाँ मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग होगा वो न्यायिक मजिस्ट्रेट माना जाएगा। और 4 में क्या दे दिया गया है? IPC के अंतर्गत जितने भी अपराध होंगे उसकी प्रक्रिया CRPC में होगी। और 5 में सेविंग है। ये अध्याय 1 हुआ आपका, सेक्शन 1 से लेके 5 तक। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।